हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं, इसमें अभी हम लोग मिड कैप कैटेगरी के फंड को कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। पर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करने में, तो आप नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड्स ले करके अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा कर सके। मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिस्कशन एक्सिस मिड कैप फंड पे। अभी आप इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे, जिसको फंड साइज भी कहते हैं, जो कि 18,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। हालांकि मेरे एक व्यूअर ने एक सवाल मुझसे पूछा था कि फंड साइज से क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि कम है या ज्यादा है। तो बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि इसके अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं। तो क्या रीजन है, वो रीजन से पता चलेगा कि उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस फंड साइज पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट पे एक अलग सी वीडियो बना दूंगा कि इसको किस तरीके से देखना चाहिए, ताकि ये सारी चीजें आपको आसानी से आ जाएगी। इसका एनएवी अगर आप देखोगे, जो कि 24 अगस्त 2022 तक का है, वो 77 है। तो बाद में अगर आप देखोगे इसको, तो हो सकता है इसकी वैल्यू में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं। सीएजीआर इसका देखोगे लास्ट 5 ईयर में तो 18.3% का है, जो कि एक्सिस मिड कैप फंड को टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप कैटेगरी में लेकर आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रिस्कोमीटर में आप जैसे कि आप जानते हो वेरी हाई कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है पैसा। तो यहाँ पे आपको खास करके क्या ध्यान रखना है कि अगर आप कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो कि 6 महीना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आपको मिड कैप कैटेगरी पे फोकस नहीं करना चाहिए। पर अगर हाँ, अगर आप 5 साल, 7 साल, 10 साल या लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो ये मिड कैप कैटेगरी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा वेल्थ बना करके दे सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार 8,500 करोड़ का जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये देखते हैं कि किस किस सेक्टर में डला हुआ है, क्या उस सेक्टर में आगे कोई ग्रोथ पॉसिबल है। तो भी आप देखोगे कि पहला जो है इसका सबसे टॉप पे 15% फाइनेंशियल सर्विसेज में है, लगभग 11% कैपिटल गुड्स में है, 10.5% कंज्यूमर सर्विसेज में है, 10.5% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, और लगभग 9.5% ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में है। और ये जो 43.77% है वो बाकी सब अलग है। तो मुझे लगता है कि ये जो सेक्टर्स हैं, इनके जो टॉप होल्डिंग्स है, इसमें आगे ग्रोथ हो सकती है नेक्स्ट 5, 10 या 20 ईयर तक भी। इसके अलावा हम इसके टॉप 10 होल्डिंग्स देख लेंगे, टॉप 10 इन्वेस्टमेंट किसमें है, तो 4.1% जैसे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में, 3.95% आईसीआईसीआई बैंक में, 3.21% ट्रेंट लिमिटेड, 3.03% बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्री में 2.76%, बाटा इंडिया में 2.75% है, एवेन्यू सुपरमार्ट से डी मार्ट भी कहते हैं 2.72% है, एस्टिल में 2.52%, कोफूड में 2.52%, और टाटा इलेक्सी में 2.37% है। हालांकि जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में हैं, तो लोग टाटा इलेक्सी का तो नाम जानते ही होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने बहुत मल्टी बैगर रिटर्न इसने डिलीवर किया है। और कुछ लोग ऐसा मानना है कि आगे भी ये सब कंटिन्यू रख सकता है। तो मेरी तरफ से अगेन कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरे को यहाँ पे देगी इसकी टॉप 10 होल्डिंग में, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आपको एक बार ये भी देख लेना चाहिए कि भाई इन कंपनीज में आगे ग्रोथ हो सकती नहीं, क्योंकि अगर इन कंपनीज ग्रोथ हुई तो हमारा पैसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके फंड मैनेजर कौन है और कितने सालों का एक्सपीरियंस है। आप देखोगे पहले इनके फंड मैनेजर है मिस्टर श्रेयस देवालकर जी, जिन्हें 18 सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सबसे मजेदार बात मुझे ये लगी कि ये 23 नवंबर 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, मतलब इनको 5 साल से ज्यादा हो गया इस फंड को मैनेज करते हुए। इससे क्या मतलब हुआ कि जो अभी जो 18%, 19% का जो सीएजीआर मेंटेन कर रही है ये म्यूचुअल फंड्स की, तो वो इन्होंने ही कहीं ना कहीं डिलीवर किया है, इनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि कल को अगर कोई एनएफओ लेकर आती है एक्सिस, और यही फंड मैनेजर से मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक बिलीफ पहले से ही उस फंड पे आ जाएगा, एक बिलीफ बढ़ा रहेगा। दूसरे जो इसके फंड मैनेजर मिस्टर हितेश दास जी, जो कि 18 दिसंबर 2020 से फंड को मैनेज कर रहे हैं, इन्हें भी लगभग 2 साल हो चुका है, और इन्हें 11 सालों का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों ही फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे हैं। और पर्सनली मुझे लगता है कि ये आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक ऐसा किया है, कितना रिटर्न हमें आया था, ये भी चीजें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। पहला, कि अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो ही आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न देखनी चाहिए, जिसे लमसम भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एक बार बार एक वीडियो में कह रहा हूं मैं अभी हाल फिलहाल में, कि लोगों को अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वन टाइम के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट ये वो फंड है जिसमें आप वन टाइम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, इस चीज को मैं आगे बताऊंगा। पर पहले एक बार रिटर्न देख लेते हैं कि अगर आपने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता, 3 साल पहले 1 लाख रुपए डाले होते, तो वो लगभग आपका पैसा डबल होकर के 2 लाख रुपए बन गया होता, जो कि बहुत अच्छा है। इवन 5 साल पहले भी अगर आपने इस पे इन्वेस्ट किया होता और 1 लाख रुपीज आपने इसमें डाले होते, तो आपका रिटर्न ये 1 लाख से बढ़कर के लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुंच चुका होता। तो दोनों ही अगर रिटर्न देखोगे तो ये अच्छा है, अच्छा पैसा आपका बन रहा है। तो आगे चलते हैं, एक बार हम इसके चार्ट को देख लेते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में इन्होंने अपने इवन निफ्टी 50 के रिस्पेक्ट में किस तरीके का परफॉर्म किया है। क्योंकि लास्ट में जो एसबीआई का मिड कैप कैटेगरी पे
जो वीडियो बनाया था और उससे पहले भी कुछ वीडियोस बनाए थे, तो मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि ये जो चार्ट है उसमें आपको देखो, ये जो ब्लू वाला है ना वो इस स्कीम को दिखा रहा है जो एक्सिस मिड कैप फंड का है, और जो येलोइश है वो निफ्टी 50 को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लास्ट 5 ईयर के अंदर में आप देखोगे तो लगभग हमेशा ही ये जो ब्लू वाला है वो येलो से ऊपर रहा है, मतलब कि इस स्कीम ने निफ्टी 50 के रिस्पेक्ट में ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जबकि कुछ फंड जो अभी लास्ट मैंने वीडियोस बनाए थे उन्होंने 5 साल के रिस्पेक्ट में तो अच्छा रिटर्न दिया, बट आप नोटिस करोगे कि वहां पे ये जो टर्म था 2017 से लेकर के 2020 तक का, मतलब कोरोना वायरस से पहले के 2-3 साल तक का, तो वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था कई सारे म्यूचुअल फंड स्कीम ने। इवन निफ्टी 50 के रिस्पेक्ट में भी वो उनका जो ब्लू वाला लाइन था वो नीचे आ गया था। तो वैसे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपका ज्यादा पैसा नहीं बनता, इवन नुकसान भी होने के बहुत ज्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसे फंड को कैसे देखेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट किसमें किया जा सकता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। बट थोड़ा सा पहले एक बार इसके एसआईपी की रिटर्न को देख लेते हैं, क्योंकि मैं हमेशा भी कहता हूं कि अगर आपको ज्यादा नॉलेज है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो एसआईपी को मैं पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूं कि एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, ना कि एक बार में 1 लाख 2 लाख या उससे ज्यादा रकम इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो अगर आप इसमें देखोगे कि अगर आप 5,000 रुपए भी पर मंथ आप इन्वेस्ट करते 3 साल पहले शुरू करते, तो 1,80,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया होता और वो बढ़ के 2,63,000 लगभग ये हो चुका होता, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इवन 5 साल पहले भी अगर आपने शुरू किया होता ना 5,000 पर मंथ का इन्वेस्ट करना, तो आपके 3 लाख बढ़ करके 5 लाख से ऊपर हो गए होते। तो मुझे ये रिटर्न तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपके कांटेक्ट में इवन कोई ऐसा पर्सन है जो मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और अच्छे फंड की तलाश कर रहा है, तो उनको आप ये वीडियो जरूर रेकमेंड करना, ताकि अगर उनको अच्छा लगता है तो इसके बारे में फर्दर रिसर्च करके वो खुद से कुछ डिसीजन जरूर ले सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाई ये जो रिटर्न है ये जो अभी आया है, क्योंकि भाई अगर हम से इन्वेस्टमेंट करना शुरू भी करते हैं तो हम तो अभी से करेंगे। तो मुझे 5 साल पहले से क्या मतलब, 5 साल पहले जो भी रिटर्न आया था ठीक है, मुझे तो ये देखना है कि नेक्स्ट 5 ईयर में किस तरीके से वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट 5 ईयर में क्या मुझे उतना ही सीएजीआर मेंटेन करेगा, उतना ग्रोथ देगा जैसे लास्ट 5 ईयर में रहा है। तो इस चीज के श्योरिटी के लिए हम थोड़ा सा ये देखते हैं, हालांकि कुछ श्योर होता नहीं है पर एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रिस्क रेशियोज को देख करके। हालांकि रिस्क रेशियो में बहुत सारी चीजें होती हैं देखने को, पर हम मेनली ये 3 चीजों को देखते हैं, जिसमें पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा और तीसरा है शार्पे रेशियो। तो एक बार आपको इसकी छोटी सी स्मॉल डेफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको आसानी से याद रख सको इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, इसको आप आम भाषा में वॉलेटिलिटी समझ सकते हो, मतलब कि उतार चढ़ाव। अब आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो कि अगर उतार चढ़ाव पसंद करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई उतार चढ़ाव होने का भी, अगर हाई वोलेटाइल भी है ना तो उसका भी अलग मजा होता है, उसमें भी ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाना है उसका भी एक तरीका होता है। बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद नहीं करते हो, लो वोलेटाइल स्टॉक या लो वोलेटाइल म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल रहे हो वो कितना वोलेटाइल है। तो इसको हम अभी देखेंगे। तीसरा है हमारा ये जो शार्पे रेशियो। ये क्या है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। मतलब क्या है कि जो फंड मैनेजर है जितना भी रिस्क ले रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो उसको एक रेशियो में ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होता है। तो इसको याद रखने के लिए बस समझ लेना कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है, बीटा जितना कम हो उतना अच्छा है, शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी का तीनों का एवरेज अगर आप देखोगे, तो जैसे कैटेगरी कैसे, मतलब मिड कैप कैटेगरी में अलग अलग जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, एक चीज का खास ध्यान रखना कि आप लार्ज कैप को मिड कैप के साथ या स्मॉल कैप के साथ कंपेयर मत कर देना। लार्ज कैप को लार्ज कैप के साथ ही कंपेयर करना, मिड कैप को मिड कैप के साथ ही कंपेयर करना, स्मॉल कैप को स्मॉल कैप के साथ ही, मतलब जो जिस कैटेगरी में है उसको उसी के साथ ही आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे मैंने इन पे और भी वीडियोस बनाई भी, जैसे पीजीआई पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, एसबीआई पे मैं आपको ये वीडियो मिड कैप में बना चुका हूँ, एचडीएफसी पे मैंने अभी नहीं बनाया है, कोटक इमर्जिंग पे बना चुका हूँ, इस पे तो एक सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट थी, तो इन पे ये वीडियो बना चुका हूँ। तो इन सब का और इनकी जैसे जो अलग अलग और भी मिड कैप कैटेगरी के हैं, तो उन सबका जो एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ लिखा हुआ है, एवरेज बीटा यहाँ लिखा हुआ है और एवरेज शार्पे रेशियो यहाँ लिखा हुआ है। तो आप ये नोटिस करोगे जो एक्सेस मिड कैप फंड का है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये लो वोलेटाइल एवरेज से, तो ये हमारे लिए टिक, मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब लो वोलेटाइल उन इन्वेस्टर के लिए जो लो वोलेटिलिटी पसंद करते हैं, ज्यादा वोलेटाइल पसंद नहीं करते हैं, ध्यान रखना। दूसरा, आप देखोगे बीटा भी आप देखोगे तो ये लो वोलेटाइल है, इसलिए मैंने इसको भी ग्रीन करा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी कम है। और तीसरा है जो शार्पे रेशियो, ये ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा ही है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, इसको खास करके ध्यान से सुनना, ऐसा मत सोचना कि जाकर अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देना है। समझना, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हो,
लो वोलेटाइल म्यूचुअल फंड स्कीम को आप ढूंढना चाह रहे हो और शार्प रेशियो भी ठीक ठाक चाहते हो कि जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले, मतलब 16% से लेकर के 19% तक का आपको रिटर्न मिल जाए, अगर ऐसा कुछ चाहते हो तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को भी जो एक्सिस का है इसको आप ध्यान से देख सकते हो, इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आगे आप प्रोसीड करना। बट अगर आप, एक चीज है जैसे मैंने आपको बोला था ना, कुछ लोगों को वॉलेटिलिटी पसंद होती है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो मैंने वीडियो बनाई थी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड पे, इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका जो शार्पर रेशियो है ये एक्सिस से ज्यादा बेटर है। इवन मुझे याद नहीं है पर एसबीआई का शायद बेटर था या नहीं था, पर आप, मुझे इतना याद है कि पीजीआईएम का तो शायद बेटर था। और इसका जो सीएजीआर जो था करीब करीब 20% से ऊपर था। बट यहाँ पे दिक्कत क्या थी पीजीआईएम में कि ये जो स्टैंडर्ड डिविजन और बीटा था शायद ये ज्यादा वोलेटाइल था। मतलब ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था जो ज्यादा उतार चढ़ाव को पसंद कर नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको उतार चढ़ाव पसंद नहीं है तो आपको पीजीआईएम जैसे म्यूचुअल फंड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि इसका जो शार्पे रेशियो था वो ज्यादा बेटर था एक्सिस से, मतलब ये ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे थे। बट लेकिन अगर ये एक्सिस का माने कि थोड़ा कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, मान लिया, पर ये लो वोलेटाइल है, तो कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा या बुरा नहीं होता है। वो इन्वेस्टर के ऊपर होता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम है जो है वो उनको फेवर कर रहा है, उनको, उनके लिए बिल्कुल अच्छा, उनके लिए अच्छा है वो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सारी चीजों को आपको देखना आना चाहिए। और किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत परेशानी आती है आपको खुद से चूज करने में या समझने में कि आपको कैसे देखना चाहिए, तो नीचे दिए फोन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई पैसे नहीं ले रहा मैं इस चीज के, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से ज्यादा लोगों को सही सपोर्ट कर सकूं ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना सीख सको। इसके अलावा एक और चीज की, अगर आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कि मतलब अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करना चाहिए जो तीनों ही ग्रीन में हो, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा कम हो, शार्पर रेशियो ज्यादा हो। पर अगर आप थ्रू एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसमें अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल भी हो गया तो चल जाएगा, पर शार्पर रेशियो आपको ज्यादा बेटर हो, ये आपका ज्यादा से ज्यादा हो, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कभी भी मेरे अकॉर्डिंग ऐसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना चाहिए जो कि ज्यादा वोलेटाइल हो, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल, उतार चढ़ाव ज्यादा हुआ तो हमें नहीं पता कि हमने, अगर मार्केट उठा हुआ हो ऊपर होता हुआ हमने खरीद लिया, उसके बाद गिर जाए तो हमारा थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, या उसमें ज्यादा प्रॉफिट आने से शायद हम वंचित रह सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी के साथ साथ अभी कुछ लोगों का कमेंट सेक्शन में फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर के भी, जिसमें एचडीएफसी कोटक को लेकर के भी वीडियो बनाने के लिए कहा गया था, रिक्वेस्ट आई थी, और एक आईसीआईसीआई का वैल्यू फंड के लिए भी रिक्वेस्ट आई थी। तो आगे चल करके मैं उस पर भी वीडियोस में बनाता चला जाऊंगा, कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है मुझसे। तो अगर आप भी किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम पे आप वीडियो बनाना चाहते हो, मुझसे चाहते हो कि मैं उसके बारे में कुछ बताऊं आकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मैं तुरंत नहीं, पर मैं आगे चल के जरूर से इसमें वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीक हम लोग कोशिश करेंगे, अभी फ्लेक्सी कैप पे जाएंगे, पर अभी हम लोग देखते हैं मिड कैप कैटेगरी के। आई थिंक मैंने 3 से 4 म्यूचुअल फंड स्कीम पे ये वीडियो बना दी है, तो आप इसका सारे को जाकर देख लो। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप लोग डायरेक्ट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सैमको में डीमैट अकाउंट खुलवा लो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करके उन सभी लोगों को जरूर शेयर करो जो लोग म्यूचुअल फंड स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं, खुद से इन्वेस्ट करते हैं, तो सीखना चाहते हैं। विद दिस ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।